इतिहास और क्या है? इतिहास एक नजरिया है, एटीट्यूड है, देखने का तरीका है, पर्सपेक्टिव है, हाउ वी सी द थिंग्स, हम चीजों को कैसे देखते हैं, यही इतिहास है, यही इसकी सबसे खास बात है। उदाहरण देता हूं तुम्हें। तुम कह सकते हो कि इतिहास में सर ये चीज सही और ये चीज गलत है, मैं नहीं मानता इस बारे में। अगर थोड़ी देर बात करें, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो मौलवी हैं या जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हैं, उनसे पूछिए कि भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है, तो वो कहेंगे गजवा हिंद, यानी कि जहां बाबर की शुरुआत होती है, बाबर से हिंदुस्तान का इतिहास है। ठीक है, बाबर जब आया तब वास्तव में हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना। अगर वहीं किसी संत महात्मा से बात करें तो कहेंगे ये सनातन है, ये अक्षुण है, ये धरती की शुरुआत से ही जो है यहां पर सनातन धर्म बना रहा। किसी सनातनी से बात करें, किसी ब्रिटिशर से बात करके देखें, किसी जो वेस्टर्न से बात करके देखें, तो वो कहता है कि इंडिया था कहां? ठीक है, कहां था ये तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद, वेस्टर्न पावर्स के आने के बाद इंडिया बना। उससे पहले तो ये कबीलाई लोग थे। ठीक है, ये जो है वो घुमंतु लोग थे, इनकी कोई कल्चर नहीं था। तो हमने क्या देखा कि इतिहास को देखने का सबका अलग अलग नजरिया है। इतिहास को कोई किसी और रूप में देखता है, कोई किसी और रूप में देखता है। तो इतिहास को आप किस चश्मे से देख रहे हो, ये बड़ा मैटर करता है। और यही कारण है, अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो तो मुझे बताइएगा कि जब एनसीईआरटी की किताबों में बहुत बदलाव होते तो आपने देखा होगा भूगोल में बदलाव नहीं होता, इकोनॉमी में बदलाव नहीं होता। हमेशा जो बवाल होता है जब सरकार किसी चैप्टर को बदलती है तो हिस्ट्री की बुक्स को ही बदलती है। नोटिस किया आपने कभी कि भाई औरंगजेब को पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाया जाएगा। राणा सांगा को पढ़ाया जाएगा? नहीं पढ़ाया जाएगा। महाराणा प्रताप को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेहरू को पोस्टर में रखना है? नहीं रखना है। लेकिन किसी और सब्जेक्ट को टच नहीं करते। सबसे ज्यादा एनसीईआरटी की किताबों में जो बदलाव होते हैं, जो बवाल होते हैं, दोनों वो आपने देखा होगा इतिहास की किताबों में होते हैं। मानते हैं इस बात को? मानते हैं इस बात को कि ऐसा होता? हमेशा ही विवादों में बना रहता है। कारण है इस पूरी बात के पीछे, कभी आपने सोचा कि ज्योग्राफी में तो जो जहां था उसमें तो बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि वो विज्ञान है। पृथ्वी को घूमने में तुम क्या बदलाव करोगे कि ये पार्टी बदल गई, दूसरी पार्टी आ गई, पृथ्वी को घूमना चेंज कर, बोले हमारा मन नहीं, हम इस तरह घुमाएंगे ना भैया, वो तो यूनिवर्सल लॉ है। इकोनॉमी के जो सिद्धांत है उसको आप नहीं बदल पा रहे हो। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो नहीं बदल पा रहे हो। इतिहास को बार बार क्यों बदलते हो? क्यों बार बार अपने हिसाब से इतिहास को रखने की कोशिश करते हो? आपने कभी सोचा वामपंथी इतिहास अलग होता है, सुमित सरकार अलग लिखते हैं। ठीक है, शेखर बंदोपाध्याय इतिहास को अलग थोड़े इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, मजूमदार चौधरी अलग तरीके से लिखते हैं, एएल बॉशम द वंडर दैट वाज इंडिया वो अलग तरीके से अपनी बात कहते हैं। वहीं जो क्या नाम है, रोमिला थापर इतिहास को अलग रूप में देखती हैं और इरफान हबीब अलग रूप में देखते हैं। तो इतिहास वास्तव में क्या है, हम इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसमें जब नजरिया अलग हो जाता है तो पढ़ाने वाले का नजरिया और पढ़ने वाले का नजरिया दोनों में अंतर आने की संभावना रहती है। मैं जानता हूं कि जब मैं ज्योग्राफी के सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो मैं जानता हूं कि वो एब्सोल्यूट है, उसमें मैं कुछ और आप कुछ नहीं कर सकते। जब इकोनॉमी के सिद्धांतों की बात करूं तो मोस्ट प्रैक्टिकल थॉट्स है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, ये वैश्विक नजरिए से बात है। लेकिन इतिहास एक ही देश, दो देश, दोनों देशों का और एक ही देश के नागरिकों का अलग अलग हो सकता है देखने का नजरिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल मैं कुछ पाकिस्तान के, मैं सोचा कि चलो देखें पाकिस्तानी भारत के बारे में क्या सोचते हैं। मैं कुछ ऐसे ही वीडियो देखने लगा तो वो अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ाते हैं कि हिंदुओं ने उन पर बहुत जुल्म किए, काफिरों ने बहुत जुल्म किए, सिखों ने बहुत जुल्म किया। सिख जो हिंदू और सिख बहुत पिछड़ी हुई जो है जातियां हैं और लगातार वो जो है वो पीछे। यहां किसी धर्म से इसका मतलब नहीं है, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो मैंने देखा। ठीक है, ये कोई सांप्रदायिक या कोई भी इस तरह की बात नहीं है, सिर्फ एक उदाहरण के लिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं कि सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कि वो कैसे अपनी बात को कहते हैं। और उन्होंने बताया कि बहुत ही कत्लो गारत की, बहुत ही हिंसक जातियां हैं ये सब। तो वो अपने इतिहास को अपने नजरिए से देख रहे हैं और हम अपने इतिहास को अपने नजरिए से देख रहे हैं। तो आखिर इसमें बवाल क्या है, इसमें समस्या क्या है? क्या इतिहास वास्तव में एब्सोल्यूट हो सकता है? क्योंकि अलग अलग नजरिए से हम क्यों देख रहे हैं। हम जानते हैं कि ज्योग्राफी का सिद्धांत है कि एयर को चलना है हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। ऑब्वियस ही बात है, तुम कहीं भी चलाओ हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चक्रवात बनना है तो वहां पर जो है वो सेंटर में लो प्रेशर एरिया बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अगर डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो सवाल यह है कि इतिहास में यह नजरिया अलग अलग क्यों होता है? सोच रहे होगे, राइट?
सोच रहे होगे इसको कि इतिहास में ये नजरिया अलग अलग क्यों होता है, ये एटीट्यूडनल चेंजेस क्यों होते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव क्यों बदल जाते हैं। एक कहता है कि 1857 की क्रांति केवल सिपाही म्यूटिनी थी, और एक इतिहासकार कहता है कि नहीं, वो हमारी आजादी की पहली लड़ाई थी। एक कहता है कि हमने आजादी 1947 में हासिल की, एक कहता है सत्ता का हस्तांतरण हुआ, आजादी मिली नहीं, अंग्रेजों ने उसको टपका के दी कि बोला हमारा मन नहीं कर रहा है, तुम अब काले अंग्रेज जो है इसको चलाओ। तो सवाल है कि तुम एक स्टूडेंट के रूप में कैसे समझोगे कि सत्य क्या है, क्योंकि सत्य तो शाश्वत होता है, ट्रुथ तो यूनिवर्सल होता है, और यहां तो मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं, ट्रुथ में पर्सपेक्टिव नहीं होते। तो किसका सत्य सत्य है, तुम्हारा सत्य सत्य है या मेरा सत्य, या वो जो कहता है कि बाबर के आने से हिंदुस्तान का इतिहास शुरू हुआ, या वो जो कहता है कि सनातन है ये सिंधु से भी बहुत पहले, या वो जो दक्षिण भारतीय कहता है कि आर्य यहां के मूल निवासी ही नहीं है, हम द्रविड़ियन यहां के मूल निवासी हैं, हम यहां के अबॉर्जिन हैं, हम सब कुछ हमारा ही इतिहास है, या वो जो कहता है कि अरे क्या बात कर रहे हो, प्लासी से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुस्तान नाम की कोई संस्था ही नहीं थी, वो तो हम थे जिन्होंने आके जो है वो मॉडर्न इंडिया का जो है निर्माण किया। अब किसकी बात सही है, ये हिंदुस्तान किसका है, कहां से इसके इतिहास की शुरुआत होगी। अब एक व्यक्ति इसमें लड़ जाएगा। अब यहां पर मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो हमारी सोसाइटी का मैं आपको कोर बता रहा हूं, क्योंकि भारतीय समाज भारतीय इतिहास से कभी अलग नहीं हो सकता। भारतीय समाज और भारतीय इतिहास को समझने के लिए आपको ये चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूं, जिसको मैंने किताबों से कहीं बाहर निकलकर काफी बड़े अध्ययन से समझने की कोशिश की है, एक बृहत्तर डायमेंशन में जाकर समझने की कोशिश की, अब मैं वो बताने जा रहा हूं कि आखिर ये नजरिया होता कैसे है। तो अगर मैं बात करूं, अपने अगले क्वेश्चन पे आता हूं, हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ते कैसे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में, खासतौर पर अगर भारत के बाजारों में जितनी भी किताबें हैं जिन्हें आप एकेडमिक्स बुक्स कह सकते हैं, चाहे वो इरफान वही हो, रोमिला थापर हो, ए.एल. बॉशम हो, या अगर ग्रोवर हो, झा श्रीमाली हो, किसी की बात मैं कर रहा हूं, अगर हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ते कैसे हैं, तो इतिहास को पढ़ने के दो तरीके हैं। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। हम इतिहास को देखते कैसे हैं, अभी क्यों देखते हैं हम इस पर मैं बात करूंगा। हम इतिहास को देखते हैं, हाउ वी सी हिस्ट्री, हम इतिहास को किस चश्मे के साथ देख रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इतिहास को अलग तरीके से देखा, जो ब्रिटिशर्स की मान्यताओं वाले इंडियन हिस्टोरियन थे उन्होंने अलग तरीके से देखा, जो सनातन वैदिक लोगों को मानने वाले थे उन्होंने इतिहास को अलग नजरिए से देखा। हर किसी का अपना एक नजरिया अलग अलग था इतिहास को देखने का। तो जब इतने नजरिए होते हैं तो स्टूडेंट के सामने भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरा नजरिया क्या होगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं जिसके बारे में आप समझिएगा। एक तरीका होता है जब हम वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखते हैं, राइट, व्हेन वी सी प्रेजेंट इन द ग्लासेस ऑफ द फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ पास्ट, व्हेन वी सी प्रेजेंट, यानी आज हमारा कैसा। बड़ा ये ज्यादातर बुक्स तुम देखोगे इसी फॉर्म में लिखी गई। हम इतिहास में शुरू करते हैं, पढ़ते हैं ना, इसमें जैसे लिखा होता है प्राचीन भारत, ये पहला चैप्टर है, उसके बाद मेडाइवल, उसके बाद मॉडर्न, यानी हम अतीत से अपनी बात शुरू करते हैं और वर्तमान में आज पहुंचते हैं। और किसी स्टूडेंट ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि हम वो गलतियां आज ना करें वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला होता है वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखना, पहला मेथड होता है व्हेन वी सी प्रेजेंट फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ पास्ट, हम उसको वहां से देखते हैं। और दूसरा तरीका है जब हम अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखते हैं। बड़ा ही मॉडर्न, बड़ा जबरदस्त व्यू है। जब हम अतीत को वर्तमान, यानी आज हम खड़े हैं, वी सी पास्ट फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ प्रेजेंट, यानी हम आज वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं। अभी इसका एग्जांपल देने जा रहा हूं। और आज ही सुबह मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा, बहुत सही समय पर उसने मुझे भेजा, उजांकिन ने, और अगर इस क्लास में होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कितना जबरदस्त तरीके से हम ये बात समझते हैं कि जब हम अतीत को, यानी पास्ट को, प्रेजेंट, यहां खड़े होकर आज हम कहां हैं, और जब हम अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखते हैं कि हमारे इस प्रेजेंट से हम अपने अतीत को, पास्ट को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, सीखना है नहीं सीखना है वो कुछ हम वहां तय करते हैं, राइट। तो ये दो चीजें हैं। पर सवाल है कि हमारे पास इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं। क्यों वो कहते हैं कि बाबर से हिंदुस्तान शुरू होता है, क्यों वो कहते हैं कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान शुरू होता है, क्यों वो कहते हैं कि वैदिक संस्कृतियों में ही हिंदुस्तान, भारत के बारे में जानकारी दे दी गई थी तो वहां से उसका इतिहास शुरू होता है, क्यों वो जो 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश की संस्कृतियां साझा थी, वो अपने इतिहास में वो भारत को एक दुश्मन के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि आदिकाल से भारतीयों ने उनका शोषण किया, यहाँ की मेजॉरिटी जो धर्म है उसने उनका शोषण किया। क्यों हर देश का इतिहास एक अलग रूप कहता है,
क्यों हर देश का इतिहास एक अलग बात कहता है, क्यों यहूदियों के लिए इतिहास अलग हो जाता है, ज्यूइश के लिए इतिहास अलग हो जाता है, नाजीज के लिए इतिहास अलग हो जाता है, क्यों ये इतिहास एक संघर्ष को जन्म देता है, क्यों एनसीईआरटी की किताबों में बार बार हर सरकार की विचारधारा के अनुसार चैप्टर बदले जाते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब तुम जरूर चाहते होगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए उस सवाल का जवाब मैं यहां आपके सामने लेकर आया हूं। वास्तव में जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो एक बड़ी खूबसूरत सी बात मैंने रियलाइज की है कि इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है। संस्कृतियां, आप जानते हैं, संस्कृतियां पहचान को जन्म देती हैं। संस्कृतियां यानी हमारे कल्चर, इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है। The history gives the knowledge about culture. History gives the knowledge about culture. इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है कि संस्कृतियां कैसी हैं। और एक बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं कि इतिहास संस्कृतियों के टकराव, उनके विलय और प्रभुत्व की जानकारी भी है। हिस्ट्री अकेला कुछ नहीं है। हिस्ट्री क्या कहता है कि कल्चर्स के टकराव, कोलिजन ऑफ कल्चर, विलय, मर्जिंग ऑफ कल्चर, कोलिजन ऑफ कल्चर्स, जहां पर हमने देखा कि अब कोई महमूद गजनवी आता है और भारत में उसका युद्ध होता है, कोई और आता है, वहां पर आपस में लड़ाई होती है, एक राजा से दूसरे राजा की लड़ाई होती है, संस्कृतियों का टकराव होता है, सिकंदर भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है, टकराव और युद्ध देखा जाता है, जान माल का नुकसान होता है। विलय, अगर वहां पर जो है वो मुगल संस्कृति आती है और भारत की संस्कृति के साथ मिल जाती है और गंगा जमुना संस्कृति का निर्माण होता है, संस्कृतियां मिल जाती हैं। और प्रभुत्व यानी सुप्रीमेसी, जबकि ब्रिटिश आते हैं और वो भारतीय संस्कृति को ही जड़ों से काट देते हैं और कहते हैं ना, वी आर सुपीरियर, वी आर सुपीरियर जो है वो सिविलाइजेशन है, हम सुपीरियर जो है वो कल्चर है, हम इस इंफीरियर यानी इंडियन कल्चर के ऊपर अपना कब्जा जमा कर रखेंगे। और आज तक हम उस मानसिकता से निकल नहीं पाए और हम आज भी जो है वो बहुत सीना ठोक कर कहते हैं वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न। हर चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। यहां तक कि गांधी और पटेल के झगड़े में गांधी ने यह तक कहा था कि दुर्गादास नाम के एक पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने यह तक कहा था कि नेहरू इज द ओनली अंग्रेज, केवल एकलौता अंग्रेज है हमारे कैंप में, ठीक है, ओनली ब्रिटिशर्स इन अवर कैंप, यानी उन्होंने ये तक ये बात कही। तो वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न। तो ये टकराव यानी कोलिजन, विलय यानी कि सब्लिमेशन, आपस में मिल जाना, प्रभुत्व यानी कि सुप्रीमेसी, इन तीनों की जानकारी देता है। और संस्कृतियां क्या होती हैं? संस्कृतियां पहचान होती हैं। मेरी संस्कृति अपनी पहचान है, तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी पहचान है। और जब ये पहचानें टकराती हैं, पहचानें मिलती हैं, पहचानें आधिपत्य करती हैं, सुप्रीमेसी करती हैं, मालिक बनने की कोशिश करती हैं, तो ही सब कुछ ये इतिहास को देखने का नजरिया बदल जाता है। कैसे? ऐसे। These are sometimes these are like they behave like this. क्यों फिलिस्तीनी और यहूदी एक साथ नहीं रह सकते? दोनों इंसान है, चोला हटा दो, ठीक है, एक मुस्लिम एक हिंदू क्यों नहीं साथ रह सकते? क्या शरीर में कोई अंतर है? क्या ईश्वर ने बायोलॉजिकली बोला है कि इसकी 4 आंखें होंगी, इसकी 2.5 आंखें होंगी? नहीं भाई, सभी रूप में समान है। फिर फर्क क्या है? फर्क है कल्चरल सेटअप। कल्चरल सेटअप तैयार करता है तुम्हारा नजरिया क्या होगा। तुम अपने इतिहास में अपनी जड़ें ढूंढते हो। इतिहास उस मिट्टी की तरह होती है जिसमें एक विशाल पेड़ अपनी जड़ें ढूंढता है। जड़ें जितनी मजबूत होती चली जाती हैं, वृक्ष उतना ही ज्यादा खड़ा होता है, उतनी मजबूती के साथ खड़ा होता है। और संस्कृतियां जितनी मजबूत होती हैं, वो दूसरी संस्कृतियों का विलय, आधिपत्य या टकराव तय करती हैं। आज पूरा विश्व एक ऐतिहासिक मंच पर ही तो खड़ा है। अगर आज तालिबानी अफगानिस्तान में शरिया को लागू कर रहे हैं या किसी और नियमों को लागू कर रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक खंड ही तो है। वो है क्या? यहां संस्कृतियों का टकराहट ही तो है। क्यों क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक लड़ाई हमें देखने को मिल रही है? क्या रीजन है कि देश में, विश्व में हर हिस्सा दूसरे हिस्से से टकराता जा रहा है? जो 1947 से पहले भारत का हिस्सा था, आज वो भारत का परम शत्रु पाकिस्तान के रूप में क्यों हमें देखने को मिल रहा है? क्यों हम अलग अलग जगहों पर धर्मों के नाम पर, पहचानों के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृत के नाम पर लड़ते हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? उन सब के पीछे जो मूल कारण है वो यही है। तो जब हम इतिहास को संस्कृति के चश्मे से देखने शुरू करते, क्योंकि संस्कृत मेरी पहचान है, मेरी पहचान मेरे अस्तित्व का आधार है। मेरी बहुत खूबसूरत है ये बात है, मेरी पहचान ही मेरे जितने ज्यादा लोग मेरी संस्कृत के मानने वाले होंगे, मैं उतनी बड़ी मछली में कन्वर्ट हो जाऊंगा। बड़े ध्यान से इस फोटो को समझना, ये इतिहास के सारे परिदृश्यों के बारे में बात कर देगा। बहुत से विद्वान, बहुत से टीचर्स तुम्हें बहुत गहरी बात कह रहे होंगे, ये मैं अपने दिल से बात कह रहा हूं, वो जो मैंने शोध किया है।
तो जितने मेरे ज्यादा लोग, मेरे फॉलोअर्स होंगे, जितने मेरे जानने वाले होंगे, मेरा कुनबा उतना ही बड़ा होता जाएगा, मेरा कुनबा उतना ही बड़ा होता जाएगा, मेरी मान्यताओं की, मेरी संस्कृति में उतने लोग समाहित हो जाएंगे, मेरी संस्कृतियों में मेरी पूजा पद्धति को, मेरे जो वर्शिप मेथड है उसको फॉलो करेंगे, वो कोई कंडिल जलाएगा, कोई नमाज पढ़ेगा, कोई मंदिर जाएगा, तो मेरी संख्या बढ़ेगी। मेरे खान पान, मेरे पहनावे, मेरे दुआ सलाम, मेरे कपड़े पहनने के तरीके, मेरे पूजा पद्धतियां, मेरे त्योहार, रीति रिवाज, इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी तो मेरी पहचान की जड़ें मजबूत होती जाएंगी, और फिर मैं दूसरी पहचानों से कहूंगा या तो मेरी तरफ आओ या निपट जाओ, और मैं संघर्ष में आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि लोग ही राजनीति का जन्म देते हैं, फिर वो राजनीतिक सत्ताओं में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह पहचानें धीरे धीरे अपना विस्तार करती चली जाती हैं, और आज से नहीं, आदिकाल से, चाहे तुम रोमन साम्राज्य देख लो, चाहे वो किसी भी प्रकार का साम्राज्य देख लो, तुम्हें हमेशा यही चीज दिखाई पड़ेगी। मानते हो इस बात को? मानते हो? तो वास्तव में इसी वजह से इतिहास को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अब स्टूडेंट क्या होता है, उसको ये कोर बेस नहीं बताया जाता है, और वो घबरा जाता है, और घबरा कर वो कहता है कि नहीं, केवल फैक्ट्स हिस्ट्री, जैसे किसी ने बताया ना कि स्टडी ऑफ फैक्ट्स, पास्ट फैक्ट इज नोन एज हिस्ट्री। इस बच्चे ने गलत नहीं कहा, इस बच्चे ने वही कहा जो इसको मजबूर किया गया कहने के लिए। इतिहास तुम्हें सोचने की ताकत देता है, इतिहास तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो, इतिहास तुम्हारी जर्नी के बारे में बात करता है, इतिहास तुम्हें तुम्हारी गलतियों से जो अवगत कराता है, इतिहास कहता है कि खुद को मत दोहराना अगर वो गलतियां हुई हैं। इतिहास वर्तमान के समाधान सोचने की बात करता है, लेकिन वहां तक पहुंचने, सोचने, समझने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं और अब इस सेगमेंट के थर्ड हिस्से पे पहुंचते हैं, वाई टू रीड हिस्ट्री। यूपीएससी एस्पिरेंट को इतिहास पढ़ने की जरूरत क्या है? वाई टू रीड हिस्ट्री, हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए? मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, क्या आप इनका इतिहास जानते हैं? क्योंकि कैसा तो नहीं है कि सरकारों ने प्रयास नहीं किया होगा इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, आज की सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए। तो उन्होंने कहा सर ये राजस्थान की फोटो, इन्होंने बताया कि वहां की एक लोहार जाति है, ठीक है। अब वहां पर जो है एक ऐसी जाति भी है, एक ऐसे समुदाय के लोग भी हैं जो घुमंतु हैं, ट्राइबल में हैं, जो लगातार नोमैडिक्स हैं, और उन्होंने कसम खाई है कि महाराणा प्रताप, जब तक वो एक कसम इन्होंने दी कि जब तक वो अपनी सत्ता में लौट नहीं आएंगे तब तक ये जो है वो घर बार नहीं करेंगे। जैसे वो घास की रोटियां खाते थे और इधर उधर युद्ध के लिए बहुत लंबे समय तक भटकते रहे, तो इन्होंने उनके साथ मिलकर एक कसम खाई, और यही कारण है कि सरकार कई बार इनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश भी करती है, परंतु इनकी जो आस्था की जड़ें हैं, वो जो इनकी सांस्कृतिक गहराई है कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के संग एक वादा किया था और वादा खिलाफी हम नहीं कर सकते, तो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इसी परंपरा का पालन करना पड़ेगा। मैंने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसी परंपरा का पालन करना पड़ेगा। परंपराएं अपनी जड़ों के साथ होती, परंपराएं हवा में नहीं टंगती, और परंपराएं की जड़ें बहुत ही कठिन, बहुत जटिल होती हैं, बड़ी गहरी होती हैं। समाज में वो सभी लोग जो कुरीति का पालन कर रहे हैं वो भी परंपराओं की दुहाई देते हैं, और आपको मैं दसियों एग्जांपल ऐसे दे सकता हूं, और आप भी अपने जीवन में ऐसी बात जानते हैं। आप उनसे कहेंगे इसको सुधारिए और वो तुरंत परंपराओं की जड़ों पर आ जाएंगे। आप एक ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और आपको इस चीज को जो है मिटाना है। आप चाहते हैं कि ये बच्चा स्कूल जाए, ये हाइजीनिक कंडीशन में रहे, इसको भी जो है स्वच्छ वातावरण मिले, लेकिन जब आप समझाने पहुंचेंगे तो आपके और आपके समझाए जाने योग्य व्यक्ति के बीच में एक इतिहास की दीवार खड़ी होगी। वो इतिहास की दीवार जिसको आप तो नहीं देख पा रहे, लेकिन परंपराओं की ईंटें उस व्यक्ति को जकड़े हुए हैं, उस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई हैं, और वो अपनी परंपराओं की जो बेड़ियां हैं उसको अपने गले का हार समझ के कहता है कि मैंने वादा किया था मेरे पूर्वजों ने, इसीलिए हम उसको अभी तक कैरी करेंगे। और सरकार के बहुत प्रयासों के बाद आपसे भी बेहतरीन ऑफिसर्स होंगे यहां पर जो ये चाहते होंगे कि इन बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन वहां पर वो असफल हो रहे हैं। इसीलिए इतिहास बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट हो जाता है, जो आपको यह बताता है कि आप जिसके जीवन में सुधार करने जा रहे हैं उसके पैरों में बेड़ियां उसके इतिहास के किसी पन्ने के साथ जुड़ी हुई है। एक बार आप इतिहास के उन कालखंडों को समझ लो, एक बार हिस्ट्री के उन पर्सपेक्टिव्स को समझ लो, एक बार ये जान लो कि वो किन परंपराओं की बेड़ियों को, जिसको अपने हार समझ के अपने गले में लेके घूम रहा है, वो वास्तव में वो कहां है, तो उनको काट पाने का प्रयास करोगे। ये उस बीमारी की तरह है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोई हुई है, तुम्हें वो जानना समझना पड़ेगा, तभी इस बीमारी का सही इलाज लेकर आ पाओगे। बहुत सी बीमारियां हमारे देश में हैं,
मैं जब अतहर आमिर साहब से बात कर रहा था, वो जब तो राजस्थान में, अब तो कर कश्मीर में आ गए हैं, तो उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। कोई मेरे दोस्त यहां पर होगा राजस्थान से, बाल विवाह की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी। मुझे बताओ, जब आप इनके मां बाप को समझाने पहुंचते होगे, आज हमने कानूनी अपराध बना दिया इसको कि बाल विवाह नहीं कर सकते। मुझे आप बताइए, बाल विवाह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? आप मुझे बताइए। आज आप 21वीं सदी में हैं, और जब आप गए होंगे समझाने के लिए, आपको क्या दुहाई दी गई होगी? उस दुहाई के बारे में मुझे बता दीजिए, आपको इतिहास मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा। ऑफिसर के रूप में आप इस तरफ खड़े हैं, आपका नजरिया है कि यह कुरीति है, इन दोनों बच्चों को सही समय पर पढ़ने का मौका दिया जाए। इस बच्ची का शरीर अभी जो है वो गर्भ धारण करने योग्य नहीं है। यह कुरीति है, एक मानव के अधिकारों का हनन है, यह ह्यूमन राइट्स वायलेशन है अगर हम सार्वभौमिक रूप से देखें। लेकिन जिस तरफ ये दूसरे लोग हैं, इनके पास परंपराओं की एक बड़ी लंबी जो है वो जंजीर है, जिसकी जो जड़ें हैं, सांकल जिसे बोलते हैं, जो दीवार में खुदी हुई है, वो इतिहास के पन्नों में छुपी हुई है। जब आप मिडाइवल इंडिया का अध्ययन करेंगे, तब आपको इस कुरीति के बारे में और बेहतरीन तरीके समझ में आएगा कि यह समाज की वो क्रिया और प्रतिक्रिया से निकला। यह समाज उस समय क्या तय करता था, इसको हम इस समय लेकर चले आ रहे हैं। तो जन्म इतिहास में हुआ, जन्म देने वाला संस्कृत था, पालन परंपराएं करा रही हैं। जन्म इतिहास में हुआ, बर्थ वॉज इन द हिस्ट्री, जन्म देने वाली कोख संस्कृति थी। जो कल्चर वहां का था, कल्चर अच्छा या बुरा नहीं होता, कल्चर सिर्फ कल्चर होता है। वो उस कल्चर ने जो है इसको जन्म दिया, और परंपराओं ने इसे पाला पोसा। आज भी अगर ये है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी परंपराएं हैं। आज अगर आप जाते हैं और आप ऑनर किलिंग के बारे में, कितनी खबरें डेली, हत्या कर दी गई, बाप ने ही बेटी का गला काट दिया, ऑनर किलिंग, ठीक है, सम्मान के लिए की जाने वाली हत्या। क्या किसी भी व्यक्ति को प्रेम करने या न करने के लिए आप उसको मार सकते हैं? जिस देश में राधा और कृष्ण की पूजा की जाती है तो हटा दिया जाना चाहिए। जिस देश में राधा और कृष्ण की पूजा प्रेम के लिए किया जाता है, प्रेम के कितने गीत लिखे गए हैं। रास लीला जो शब्द, जहां पर कृष्ण का जो नृत्य है, उसको संसार में सबसे विहंगम माना जाता है। वृंदावन में जगह जगह जो है वो लोकगीत के रूप में है। उस देश में ऑनर किलिंग, और जो करता है उससे पूछ के देखो, जो इस तरह की मान्यताओं को मानता है, जो मुझे सुन रहे होंगे वो भी मानते होंगे, मैं कोई छुपी बातें नहीं है, जो है वो सत्य है, तो आप देखेंगे वो उसके पास लॉजिक तो नहीं होता, लेकिन परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी होती हैं उनकी। और वो परंपराओं को सही या गलत की मान्यताओं पे नहीं कसते। वो कहते हैं बाप दादाओं के जमाने से होता चला आया, भाई होता रहेगा, तुम चाहे रहो या ना रहो। कन्या भ्रूण हत्या ऐसा भयानक शर्म है कि आज हमारी बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आ रही हैं, आज इतने पदक लेकर आ रहे हैं, भारत का पहला पदक वो बच्चियां दिला रही हैं, ठीक है। और आज हमें बहुत बड़ी मात्रा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहला हम कहते हैं बेटी बचाओ, अरे किससे बचाओ? क्या जंगल के जानवर निकलकर सड़कों पर आ गए? ना, अरे वो कोख, वो माता पिता जो उसको जन्म दे रहे हैं, वही उसके हत्यारे हैं। वो परिवार जो जन्म देने की प्रक्रिया में है, वही हत्यारा है। अरे कोई शेर नहीं आया, कोई चीता नहीं आया, कोई भेड़िया नहीं आया, कोई डायनासोर नहीं आया। इस बच्ची को बचाना किससे है? ना किसी अमेरिका ने आक्रमण किया, ना पाकिस्तान ने आक्रमण किया। इस बच्ची को खतरा किससे? इस बच्ची को खतरा इसके जन्मदाताओं से है। और उन जन्मदाताओं को खतरा किससे है? उन परंपराओं से है, जो संस्कृति की कोख पे जन्म लेते हुए इतिहास के साथ अपनी जड़ों को सींच रही हैं। मानते हैं कम्युनलिज्म? अरे तुम हिंदू, वो मुसलमान, कब तक? अगर मानव के रूप में दो लोगों को पहचान नहीं पाओगे, ये ठप्पा किसने लगाया? तो सवाल है कि हम उसके आधार पर एक दूसरे की जान लेने का हक किसने है? बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हें प्राण देने का हक नहीं है, तो प्राण तुम्हारे पास शक्ति नहीं, तो लेने का हक तुम्हें किसने दे दिया? लेकिन हम उन्मादी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे की हत्याएं कर देते हैं। तो बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं जिनकी जड़ें इतिहास में छुपी हुई हैं। तो मैंने बताया ना कि इतिहास के पन्नों में, संस्कृत के गर्भ में, परंपराओं की जंजीरों में ये बंधे हुए हैं। और जब तक इन्हें नहीं समझोगे, इन्हें तोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये ढूंढ नहीं पाओगे। तोड़ क्यों नहीं पाओगे? शक्ति तुम्हारे पास बहुत है, तुम्हें संविधान ने अपार शक्ति दी है, लेकिन तुम ढूंढोगे नहीं, तुम ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि वो जंजीरें यहां हैं, वो जंजीरें यहां हैं।
ये अभी दुनिया में नहीं आई है, हो सकता है कि ये गोल्ड मेडल लेकर आए। बहुत से ऐसे चंपकलाल घूम रहे हैं जो गोल्ड मेडल नहीं ला पा रहे हैं, ये हो सकता है गोल्ड मेडल अभी पैरा ओलंपिक्स में बच्ची लेकर आई। ठीक है, तो ये कैसे लेकर आ रही? कुश्ती में हरियाणा की बच्चियां टॉप में चलती चली जा रही, स्पोर्ट्स में हरियाणा टॉप पे चलता चला जा रहा है। तुमने इसके जन्म लेने से पहले डिसाइड कर लिया कि ये बोझ है? तुमने डिसाइड नहीं किया, तुम्हारी परंपराओं ने डिसाइड किया, जो जड़ें बहुत गहरी पीछे से चली आ रही हैं, और तुमने कभी प्रश्न नहीं पूछा रुक के, और बस उसको कैरी कर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को देती चली जा रही कि बेटा ऐसा ही होता है। मैं तुम्हें एक चीज समझाने जा रहा हूं, इतिहास वर्तमान की समस्याओं को समझने में मदद करता है। परंपरा, जंजीरें रोकी नहीं जाती हैं, जंजीरें तोड़ी जाती हैं। ठीक है, और जंजीरों को तोड़ना, अंधेरे में तुम हाथ पांव मार रहे हो, तुम्हारे हाथ में जंजीरें नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि जंजीरें हैं कहां, तो तोड़ोगे कैसे? एक गुप्त कमरे में, अंधेरे कमरे में तुम्हें छोड़ दूं, बोलो इसमें एक जंजीर है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ते ही कमरे में उजाला हो जाएगा, तुम हाथ पांव पागलों की तरह मारते रहोगे, जंजीरें कहां हैं? मेरे हिस्ट्री पढ़ाने का नजरिया तुम्हें उन जंजीरों से अवगत कराना है, जंजीरें कहां हैं, जंजीरें कहां हैं। एक बार जंजीरों को पहचान ले जाओगे तो तोड़ना आसान होगा। आईएएस बनने के बाद तुम्हें वो ताकत मिलती है, वो तुम्हें पावर मिलती है कि तुम इन जंजीरों को, एक आम आदमी हो सकता नहीं तोड़ सकता, बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन एज अ डीएम तुम पावर हो। लेकिन तुम तो पहचानो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जंजीर तुम्हारे मन में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दहेज प्रथा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लड़की क्यों मार दी जा रही, इसका कारण, इसका बहुत बड़ा कारण है दहेज। पूछना मां बाप से कि जब शादी होगी तो माँ बाप को झुकना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं पगड़ी नीचे रखनी पड़ेगी, कोई कहेगा भाई जिंदगी में लड़के वालों के सामने झुक के रहना पड़ेगा, कोई बड़ा दहेज देना पड़ेगा। और दहेज मांगने वाला कौन है, जरा कभी बात करके देना। जब लड़के तैयारी करते यूपीएससी, बोले भाई एक बार यूपीएससी क्रैक हो जाए 5-6 करोड़ रुपए तो ऐसे निपटा देंगे, बढ़िया कोई मंत्री की लड़की भैया मिल जाए बस हो गया, 4-6 होटल लिखवा लेंगे अपने नाम। ऐसे बातें होती, बोलना झूठ बोल रहा हूं। जंजीर वो जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना, उसके दिमाग के अंदर भी है, उसके अंदर भी है। तो दहेज ऐसा नहीं कि वो पहला व्यक्ति है जो पैदा हुआ और अचानक से उसके मन में दहेज का राक्षस जन्म ले गया, दहेज का विचार आया। नहीं, ये जिस समाज से आया है उसकी परंपराओं में ये शामिल रहा है, जिस समाज में से आया है उसकी परंपराओं में ये शामिल रहा है कि लड़का है तो दहेज लेने का जन्म सिद्ध अधिकार है। और तिलक की बात दोहराता है कि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। मानते हो? और जिसको समाज में परिवर्तन करने का हक मिला था वो सबसे बड़ा दहेज लेता है। जाकर पूछना क्लास 1 रैंक अधिकारी का रेट क्या चल रहा है दहेज में। जब ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये समाज के अंदर से निकल कर आई हैं, ये मैं सुनता हूं स्टूडेंट की बातें। और जाके तुम पूछ लेना तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन, तुम्हारी कोई दीदी या किसी रिश्तेदार की बहन, किसी भी, आप देखो जब शादी के लिए गए होंगे और क्लास 1 ऑफिसर होगा तो रेट क्या चल रहा होगा। जरूरी नहीं कि ऐसा सबके लिए हो, कोई सार्वभौमिक नहीं है, लेकिन ऐसा होता है हमारे समाज में। बदलाव करने वाले लोग भी हैं, ऐसे यूथ भी हैं जो इस बदलाव की परंपरा और झंडा को लेकर आगे बढ़े। लेकिन ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये आपके समाज से ही निकल कर आई हैं। मानते हैं? अगर मानते हैं तो मुझे बताइएगा कि हां सर ऐसा ही है। तो ये एक ब्रीफ सेगमेंट रहा, राइट, एक ब्रीफ सेगमेंट रहा।